महाराष्ट्र में बीजेपी ने वो कर दिखाया जो इतिहास में अब तक नहीं हुआ था। मैं आपको बता दूं 1985 में आखिरी बार ऐसा था कि जो सरकार एक विदाउट गठबंधन बनी थी। उसके बाद 1990 के बाद से जितने भी चुनाव हुए महाराष्ट्र में वो गठबंधन की ही सरकार बनी है। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी ने वो दिखाया है जो इतिहास में अब तक नहीं हुआ है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि कैसे अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें 226 प्लस सीटों पर आगे चल रही यानी सरकार बनती दिख रही है, अगर यही नतीजों में कन्वर्ट होता है जो रुझान है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गोयल जी हैं जो कि पॉलिटिशियन है, बीजेपी लीडर हैं। जय भगवान गोयल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक नमस्कार, जागरण में। नमस्कार, नमस्कार। इसके अलावा हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं भारती छिब्बर, आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण में। नमस्ते। सर, पहला सवाल आपसे ही है। इस रुझान को 226 प्लस रुझान जो जिस तरह से आप देख रहे हैं, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? मतलब क्या वजह रही जो इतना स्ट्रांगली बीजेपी महाराष्ट्र में दिख रही है इस चुनाव में? पिछले कुछ दिनों से जो एक वातावरण हमारे देश के खिलाफ विपक्षियों द्वारा बनाए जाने का प्रयास हो रहा था। लोकसभा के चुनाव में उन्होंने खूब एक जहर समाज के अंदर घोलने का प्रयास किया। पहले तो बात झूठ बोला गया कि ये आएंगे, संविधान बदल देंगे, दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का आरक्षण खत्म कर देंगे। ये आएंगे तो मुस्लिमों को देश से बाहर निकाल देंगे। ये नैरेटिव जो इन्होंने बनाने का प्रयास किया था, उस नैरेटिव के खिलाफ महाराष्ट्र के लोग सारे एकजुट हुए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो स्लोगन था वो लोगों को भाया। आज पिछले 10 साल से जो हमारा भारत जिस तेजी के साथ दुनिया की आर्थिक शक्ति तीसरी बढ़ने जा रहा है, वो आज पूरी दुनिया देख रही है। आज पूरे विश्व में जो भारत का सम्मान बढ़ता जा रहा है, उसको भी आज पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। देश का हर व्यक्ति विकास चाहता है, शांति चाहता है, और ख़ास करके जो जातियों के आधार के ऊपर इन लोगों ने हमारे देश के लोगों को बांटने की साजिश रची थी, वो पूरी तरह फेल हो गई है। हमारे मोदी जी का, योगी जी का एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे का जो स्लोगन था, उसके ऊपर लोगों ने पूरा एकजुट होकर के मोदी जी के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया है। इसीलिए बम्पर मेजोरिटी के साथ महाराष्ट्र में हमारी बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। जी मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ऐसा क्या लग रहा है कि इस चुनाव में एमवीए ने क्या गलतियाँ की जिसका फ़ायदा महायुति को मिला? धन्यवाद। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, अगर ये जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं इन्हीं को आप देखें तो इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी अलोन की जो सीट्स हैं वो पूरी एमवीए से डबल जी। हैं। सो इतना बड़ा सार्थक और इतना बड़ा एक वाटरशेड मूवमेंट हिस्ट्री में जो इतिहास एक तरह से क्रिएट होने जा रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि जनता ने 2019 में जो एक वोट दिया था उससे बढ़ चढ़ कर वोट दिया, और ये कारण रहा कि उस समय जिस तरह से जोड़ तोड़ करके सरकार बनी तो जनता को लगा कि उनके वोट का कहीं ना कहीं नकारा गया है। तो इस बार उन्होंने डबल बहुमत से भाजपा या एनडीए अलायंस को या महायुति को वापस भेजा। दूसरा, जो इससे पूर्व लोकसभा चुनाव में देखने में आया कि कहीं ना कहीं एक रिजर्वेशन को लेकर या मराठा राजनीति को लेकर जो भाजपा को या एनडीए अलायंस को वोट कम मिले, जो एक भ्रम था जनता में, इस समय भी वो चलाया गया परंतु वो उतना सार्थक नहीं हुआ। और जो भाजपा है उसको ना केवल ओबीसी के वोट मिले, उसको मराठास के भी वोट मिले, और साथ में विमेन महिलाओं के भी वोट मिले। इससे स्पष्ट होता है कि जो एक है और तो सेफ है जो नारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगाया वो बहुत सार्थक रहा। दूसरा, नागपुर अगर हम देखते हैं तो एक हेडक्वार्टर्स है आरएसएस का और संघ का, बिल्कुल। तो एक कार्डर बेस्ड पार्टी होने के नाते जो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने कार्य किया, खासकर जैसे महिलाओं के लिए लाडली बहन इत्यादि में एनरोल करना, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके अलावा हम देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट का जो कार्य हुआ, फिर चाहे वो कोस्टल रोड बनाना हो, अर्बन सेतु की हम बात करें, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट आमंत्रित करना हो। एक ऑलरेडी मुंबई कैपिटल है, फाइनेंस कैपिटल,
लेकिन उसको और विश्व के पटल पर लाना। तो इन सब में जनता ने एक भरोसा दिखाया कि ये जो पार्टी है ये प्रॉमिस करती है तो उसको अमल भी करती है। ऑपोजिशन की तरह नहीं कि बड़ी बड़ी आपने प्रॉमिसेस कर दी फिर उसको अमल आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक जनता ने अपना भरोसा दिखाया है इसमें महायुति में, और उनको एक हिस्ट्री क्रिएट करके वापस भेजा है। खासकर भाजपा को एक अकेली पार्टी के रूप में इतना स्ट्रांग बनाया, सेल्फ सफिशिएंट, कि वो स्वयं आगे जाके अपना चीफ मिनिस्टर चुन सकें। जी, गोयल जी, आपसे सवाल मेरा यही है कि शिवसेना से भी आप जुड़े रहे इतने लंबे तक, उसके अध्यक्ष भी रहे उत्तर भारत की ओर से। किस तरह से शिवसेना को देखते हैं कि जिस तरह से दो धड़े में बँट गया, क्या जो बाला साहेब शिवसेना बनाए थे, जो शिवसेना आज आप देख रहे हैं, ये वही शिवसेना है जो बाला साहेब चाहते थे? उद्धव ठाकरे की राजनीति को आप किस तरह से देख रहे हैं अभी इस वक्त? जब उद्धव ठाकरे ने भाजपा से नाता तोड़ करके शरद पवार का, एनसीपी का, कांग्रेस का दामन थामा, उसी से जो राष्ट्रभक्त, हिंदुत्ववादी, हिंदू विचारधारा के साथ जो बाल ठाकरे जुड़े हुए लोग थे, उनके दिलों के ऊपर चोट लगी। इसी कारण से शिंदे जी उनसे लग हुए और हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, कट्टर हिंदुत्व का विचार बाला साहब ठाकरे का था। उद्धव ठाकरे ने मात्र मुख्यमंत्री बनने के लिए वो अपना बेस, अपना विचार, अपना जो मेन आधार होता है, उसी को छोड़ करके जो हाथ मिलाया, उससे जो महाराष्ट्र का कट्टर हिंदूवाद था, राष्ट्रवाद था, वो सारे के सारे कार्यकर्ता तो शिंदे जी के साथ आ ही गए। उसके बावजूद भी मुझे याद है वो क्षण जब बाला साहब ठाकरे जी इस दुनिया से गए थे, तो उनकी जो लास्ट में यात्रा निकली थी उनके अंतिम संस्कार के लिए, महात्मा गांधी के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि उनकी अंतिम यात्रा में 20 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। कितने? 20 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। और उसके लिए 2-3 दिन के लिए बाला साहब ठाकरे की बॉडी को रखा गया ताकि प्रशासन अपनी व्यवस्था बना ले। तो जिनके लिए 20 लाख लोग सड़कों पे खड़े होकर अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उनके प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा थी। तो लोगों को लगा कि इन्होंने हमारी श्रद्धा के ऊपर और बाल ठाकरे जी के जो ख्वाब थे उनके ऊपर इन्होंने बिल्कुल तलवार चला दी है। उन्होंने तो कहा था कि अगर ऐसा समय आ गया, मुझे कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा, तो मैं शिवसेना को खत्म कर दूंगा। मगर शिवसेना खत्म हुई, बाला साहब ठाकरे ने जो कहा था वो हो गया ना। असली शिवसेना शिंदे जी के साथ आ गई। राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी लोग थे, वो शिंदे जी के साथ आ गए। और लोग चाहते हैं कि जो महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना मिलकर के ही महाराष्ट्र का उद्धार कर सकते हैं, महाराष्ट्र के लोगों की सेवा कर सकते हैं। इसलिए इस चुनाव में ये भी तय हो गया कि असली शिवसेना कौन सी है, ये महाराष्ट्र की जनता ने तय कर दिया। जी, जब से ये रुझान आए हैं 226 प्लस जो महायुति चल रही है, तब से महाराष्ट्र में और पूरे देश भर में एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कल जब पोस्टर वॉर भी हुए, अजित पवार ने मुख्यमंत्री के लिए पोस्टर लगाए गए, अजित पवार के रास्तों पर भी लगाए गए, सड़कों पर, कि अजित पवार जो हमारे दादा हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं आपको बता दूं, दादा यानी मराठी में भाई बोला जाता है, जो हमारे होते हैं, उसकी बात की गई थी। इसके अलावा जो पोस्टर की लगातार बात हो रही है, पोस्टर पे भी सीएम की दावेदारी पेश की जा रही है कि मैं सीएम बनूंगा। 3 प्रमुख दावेदार हैं अगर महायुति की सरकार बनती है, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। तो देखना ये होगा कि कौन सीएम बनेगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर महायुति की सरकार बनती है तो क्या लग रहा है कि किसकी दावेदारी ज़्यादा मजबूत नज़र आएगी इस बार? धन्यवाद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, महायुति एक गठबंधन की तरह लड़ी है, तो आपस में मिलजुल कर वो एक सीएम के दावेदार को या सीएम को भी चुनेंगे। इस समय क्योंकि भाजपा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से 120 से भी ऊपर सीट्स लेके गए हैं, तो आई थिंक उनकी दावेदारी ज़्यादा बनती है।
एक चीफ मिनिस्टर की पोजीशन पर। सो इस तरह से देवेंद्र फडणवीस हमें चीफ मिनिस्टर के रूप में आगे दिखते हैं। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति को देखें तो पिछले 5 साल में 3 सरकारें, 3 सीएम आए हैं विभिन्न कारणों से, और एक डिप्टी सीएम का जो ये चलन चला है। तो इस तरह से देवेंद्र फडणवीस के साथ में हम शिंदे और पवार, उनको हम डिप्टी सीएम के रूप में भी देख सकते हैं। मतलब शिंदे को अपनी सीट गंवानी पड़ेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? हमें ऐसा लगता है अगर भाजपा का इतना ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं आता, एक गठबंधन में होते हुए भी जिस तरह की सीट्स आई हैं तो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। हाँ, भाजपा अगर स्वयं शिंदे जो हैं उनको स्वीकार कर लें एक चीफ मिनिस्टर के रूप में तो बात अलग है, लेकिन इस समय हमें दिखता है कि उनकी दावेदारी सीएम पोजीशन पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शिंदे डिप्टी सीएम शिप लेना चाहेंगे या नहीं वो बात अलग है, लेकिन जिस तरह के आंकड़े हैं बीजेपी भारी है इस समय। मैं आपको बता दूं 4136 कैंडिडेट इस चुनाव में उतरे हैं, लेकिन इसमें सबसे खास बात है कि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा। इसकी राजनीति, जितना भी हिंदुत्व कार्ड की बात हो रही थी, बार बार बीजेपी ने खेला है, उसका असर कहीं ना कहीं दिख रहा है। इस पर हम बात करेंगे। गोयल जी बताइए, हिंदुत्व कार्ड का जो असर दिख रहा है, मुस्लिम कैंडिडेट भाजपा की ओर से एक भी ना उतारना, ये कैसी राजनीति है? ये बिल्कुल स्पष्ट राजनीति है और यही देश की जनता आज देखना भी चाहती है। चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे श्री राम जन्मभूमि की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ की बात हो, जितने भी हमारे ये एजेंडे हैं जिनका समाधान मोदी जी के आने के बाद हुआ है, इन एजेंडों को लेकर के बरसों से हम लोग भाजपा के रूप में, विश्व हिंदू परिषद के रूप में, आरएसएस के रूप में इन एजेंडों को लेकर चल रहे थे कि इन एजेंडों का समाधान होना चाहिए। कांग्रेस या इनके सहयोगियों ने हमेशा से श्री राम जन्मभूमि का, और अब तो धारा 370 जो कि 2019 में हट चुकी है, जैसे ही फारूक अब्दुल्ला की, अमर अब्दुल्ला की और कांग्रेस की सरकार बनी है, इन्होंने आते ही कहना चालू कर दिया कि धारा 370 को हम फिर लागू करेंगे। तो ये जो चीज़ें इन्होंने बोली हैं, ये लोग करते रहे हैं, वो चीज़ें आज देश का हिंदू समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अगर भाजपा ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया तो महाराष्ट्र की जनता ने दिल खोल के भाजपा को अपना समर्थन दिया है, सपोर्ट दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। अब यही देखना होगा कि महाराष्ट्र का सीएम कौन बनता है। जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक लेकर आएंगे। जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। शुक्रिया।